हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर और अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हैं तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया है, आप उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। ट्विन फ्लेम के एरिया में शिफ्ट करने के बाद में जो भी बैक टू बैक इंसिडेंट्स मेरे साथ हो रहे थे वो अब तक मैं शेयर कर चुकी हूँ। और जनवरी 2020 के एंड में एक अजीब सी चीज़ मेरे साथ में होनी शुरू होती है कि जैसे कि मुझे ना खुले आसमान को देखना बहुत पसंद है और मुझे वॉक करना बहुत पसंद है, नेचर में रहना मैं पसंद करती हूँ। तो जैसा कि मेरा घर छत पे बना हुआ था तो वहाँ पर बहुत सारा स्पेस होता था, काफ़ी स्पेस होता था। तो मैं अपना ऑफिस की कैब आने का वेट कर रही थी, वॉक कर रही थी एक्चुअली मैं। तो मैं क्या देखती हूँ कि जो बर्ड्स हैं, बड़ी वाली बर्ड्स हैं, ईगल, वो मुझे हिट करने की कोशिश कर रही हैं। तो पहले तो मुझे लगा नहीं शायद गलत फहमी है मेरी, ये मुझे क्यों हिट करेंगे। और तो बट फिर भी जब उन्होंने एक बार मुझे अटैक करने की कोशिश करी है तो मुझे लगा शायद गलती से हो गया होगा। तो जनरली क्या होता था कि मैं मॉर्निंग में ऑफिस से आने के बाद में सो जाती थी, और अगर नहीं भी सोई हूँ तो घर के अंदर हूँ क्योंकि फिर धूप होती थी। तो उसके बाद में तो मैं क्या करती हूँ कि अगर धूप आई है कभी विंटर्स में मुझे बैठना है तो मैं ज़रूर बैठती थी। तो उसी टाइम पर ये मुझे चीज़ें एक्सपीरियंस होती थी जब भी मैं घर के बाहर निकलती थी। तो फिर भी मैंने सोचा कई अभी ना करते करते कई दिन हो गए, इसको ऑलमोस्ट 1 मंथ होने को आ रहा था। तो अब हुआ क्या कि मैंने कहा यार ये क्या चीज़ हो रहा है मेरे साथ में, मुझे बर्ड्स कैसे टारगेट कर सकते हैं ना, और क्यों टारगेट कर सकते हैं। तो फिर मुझे याद आया कि मेरे पे तो वैसे भी इतने सारे ब्लैक मैजिक होते रहते हैं। तो मैंने कहा क्या ब्लैक मैजिक ऐसे भी होता है, क्या कोई तंत्र विद्या में इस तरह से भी यूज़ करता है कि बर्ड्स के थ्रू किसी की जान लेने की कोशिश करता है, बर्ड्स के थ्रू किसी पर अटैक करवाता है, क्या ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो मेरे मन में ना ये सवाल था। अब ये जो बर्ड्स का अटैक था ये बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था मुझ पे, मतलब ईगल्स आप समझते हो ना कि कितनी बड़ी होती हैं। तो अब यहाँ पर मेरे एरिया के थोड़ी दूर पर तो बहुत सारी ईगल्स होती थी, लेकिन मेरे घर के आसपास ना सिर्फ 2 ही होती थी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मैं देखती हूँ कि वो पूरा झुंड वहाँ पर बैठने लगा। तो मैंने रियलाइज़ तो करा कि मुझे ना टारगेट करा जा रहा है एक्चुअली में, क्योंकि 1 मंथ लंबा टाइम होता है, रोज़ रोज़ हो रहा है। और तो मैंने क्या करा कि अब इसमें क्या होता है ना कि एक दिन ऐसा आता है, ये फेब्रवरी आई थिंक एंड की बात है, फेब्रवरी एंड होने को था कि मैंने क्या करा, मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया डर की वजह से, क्योंकि ये तो रोज़ रोज़ हो रहा था, फिर चाहे कोई भी टाइमिंग हो। और तो जनरली शाम को बर्ड्स चले जाते हैं, तो शाम को ना बड़े वाले बैट्स होते थे, जितने बड़े ईगल होते हैं ना उतने ही बड़े बैट्स मेरे एरिया में होते थे जहाँ ये ट्विन फ्लेम रहता था। तो अब क्या होता है कि एक दिन ना हम बातें कर रहे थे इस ओनर के साथ में, उनके बच्चे भी थे मेरे ही स्पेस में। तो वो कहते हैं कि इतने सारे जो बर्ड्स आ गए, मुझे लगता है ये आपकी वजह से आ गए हैं, अभी तक तो नहीं थे। मैंने कहा मेरी वजह से कैसे आ जाएंगे तो अब बैट के ऊपर कोई डिस्कशन चल रहा था कि ये बैट नहीं है, ईगल है। मैंने आप ध्यान से देखना, वो बैट है, बैट के विंग्स अलग होते हैं। तो उन्होंने देखा और वो ना बैट भी फिर मुझे हिट करने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि डे टाइम में तो मुझे ईगल हिट करने की कोशिश कर रही है और नाइट टाइम में मुझे बैट हिट करने की कोशिश कर रहा था। और बैट बहुत बड़े होते थे, इतने बड़े बैट्स मैंने कभी देखे नहीं थे अपनी लाइफ में, जो चमगादड़ होते हैं। अब इन बर्ड्स अटैक की वजह से, ईगल अटैक और इस बैट के अटैक की वजह से ना मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद होता था। इवनिंग टाइम में वीकेंड होता था तो मैं अपने घर पे बाहर छत पर बैठती थी, अपना टाइम स्पेंड करती थी, वो भी बंद हो गया। मॉर्निंग में बाहर निकलना बंद हो गया। मैंने कहा मैं तो अपने रूम के अंदर लॉक हो गई हूँ, क्या हो गया ये। एंड देन और कैब जैसे आती थी ना तो मैं एक बार चेक कर लेती थी आई हुई है। कई बार ना ड्राइवर थोड़ी दूर पर ही कॉल कर देता था, तो मेरा वो भी अपनी बैल्कनी से झाँकना भी मुश्किल हो गया कि मैं ये भी नहीं कर सकती थी। 2 रूम्स होते थे मेरे पास में, तो उसमें 2 डोर थे, तो एक से जो बैल्कनी का जो स्पेस होता ना चेक करने का उसमें था, तो वहाँ पर भी खड़े होना मुश्किल होगा मेरे लिए कि वहाँ से भी टारगेट कर रहे थे। तो अभी तक मैं इस एक्सेप्टेंस में थी कि मुझे ये इंटेंशनली कुछ तो टारगेट किया जा रहा है बर्ड्स के थ्रू या करवाया जा रहा है, समझ के बाहर था ये चीज़, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो अब क्या होता है कि 1 महीना हो गया मैं घर के अंदर थी, मैंने निकलना बंद कर दिया कि मैं बाहर जाऊंगी नहीं। जैसे कैब आएगी ना तो मैं कैप पहन कर निकलती थी कि मुझे सर पर हिट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मेरे सर पे अगर लगेगा ना इनके पंजे वगैरह तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ईगल्स तो हैवी होते हैं, उनके पंजे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मैं इसलिए कैप पहनकर निकलती थी। तो जब मैं कैप पहनकर निकलती थी ना तब ये नहीं आते थे। अगर मैंने जिस दिन कैप नहीं पहनी है उस दिन ये अटैक ज़रूर करेंगे। अब यही करते करते क्या हुआ, एक दिन मैंने कैप नहीं पहनी थी, मैंने सोचा यार आज ना मैं बाहर के नज़ारे देख लेती हूँ, मैं जाती हूँ थोड़ा खुले आसमान में। कैब आने का टाइम था, तो मैं जैसे गई मैं बैल्कनी के नीचे देख रही थी तो मैंने देखा कि एक ईगल मेरे सामने दूसरे फ्लैट पे बैठा हुआ है और एक ईगल मेरे पीछे। तो मुझे समझ में आया आज इन्होंने कुछ ग्रुपिज्म करा है मुझे टारगेट करने के लिए, इनकी सेटिंग हो रखी है कि जैसे तैसे इसको अटैक करना है।
और मैंने कहा नहीं, मेरे यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है, 2 मिनट ही हुए थे मुझे बाहर आए हुए। मैं जा ही रही थी कि इन दोनों ने मुझे दोनों तरफ से अटैक किया है, और इन्होंने क्या करा, और मैं इतनी तेज़ से भागी हूँ ना कि मैं भागते भागते गिर गई। घर ज़्यादा दूर नहीं था, ऊपर स्पेस घर के पास ही थी मैं, लेकिन कुछ दूरी पे था कि चल कर ही जाना था। तो मैं जैसे भागी हूँ ना, तो मैं एकदम मुंह के बल गिरती हूँ। अब मेरे फेस पर तो चोट नहीं लगती है जिस हिसाब से मैं गिरी हूँ, लेकिन हाँ, ईगल का जो पंजा था वो मेरे सर पे टच हो जाता है। चोट नहीं लगती है लेकिन टच हो जाता है। अगर मैं भागी नहीं होती तो फिर लगता है कि शायद ज़्यादा लग गई होती मुझे। तो जैसे मैं गिरी हूँ तो मेरे ना हाथ में चोट लगती है, थोड़ी सी लगती है, लेकिन मेरा हाथ जो था, राइट हैंड की जो रिस्ट होती है वो मुड़ जाती है। तो अब ऑफिस जाने का टाइम था, तो मैं पट्टी वगैरह बांध के जाती हूँ ऑफिस, और वो इतना ज़्यादा था कि 1 मंथ तक मुझे पट्टी बंधी रही, कि इतना ज़्यादा दर्द था मेरे हाथ में, और काम भी करना होता था लैपटॉप पे। तो अब क्या होता है कि ऐसे चलता रहा। एंड अब जब ये ईगल वाला अटैक हुआ ना, तो मैंने अपने फ्रेंड के फादर को कॉल किया था। वो थोड़ा इसमें थे ना, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, तो मैंने सोचा मे बी इनको कुछ पता होगा, या मुझे इनर गाइडेंस से किनको बताना है। तो उन्होंने बोला कि ईगल वैसे अटैक तो नहीं करनी चाहिए, उनको भी इस बात का पता नहीं था। तो उनके जो कोई गुरु वगैरह रहे होंगे ना, जो हाई नॉलेज में रखते थे, तो उन्होंने बोला कि ईगल का जो हिट करना होता है वो अच्छा होता है स्पिरिचुअल चीज़ों में। तो आपको ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी विद इन 30 डेज या 45 डेज के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट डे की बात थी, तो मैं कैप पहन कर गई थी, एंड नहीं, कैप नहीं पहन कर गई थी मैं, कि नेक्स्ट डे मुझे ना घर के बाहर ही शॉप थी, जो मुझे मिल्क लेने जाना था, गेट के बाहर ही था। तो मैंने कहा यार यहाँ से आ जा, तो क्या ही कैप पहन कर जाऊँगी मैं, 2 मिनट की बात है। तो अब क्या होता है कि जब मैं आने लगी हूँ, तो जो क्रो होते हैं, कौवे, इसमें से 3 कौवों ने मेरे सर पे 3 बार चोंच मारी है, और तीनों बार अलग अलग मारी है। और जब चौथी बार वो मारने आ रहे थे ना, तो बीच में एक अंकल आ जाते हैं, स्कूटी पर जा रहे थे। तो अंकल ना स्कूटी रोक के ना उनको घूरते हैं, उन कौवों को। मैंने कहा हाँ अंकल, आप घूर तो ऐसे रहे जैसे पकड़ के मार लोगे उन्हें। तो अब क्या होता है हमारे रिलीजन में, जो अगर कोई ईगल का तो मुझे नहीं सुना था मैंने कभी भी, लेकिन अगर किसी कौवे ने किसी के सर पे चोंच मारी है तो उसको बहुत बुरा माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उस इंसान की कुछ 6 महीने के अंदर अंदर डेथ हो जाती है। तो ये बात मुझे पता थी। तो अब यही बात मैंने अंकल को बताई कि अंकल आज ना ऐसे कौवे ने मेरे सर पे 3 बार चोंच मारी है। तो अब अंकल कहते हैं अरे ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, आप चिंता मत करो, डेथ तो नहीं होगी, इतना तो मुझे पता है, लेकिन मुझे लगा शायद मे भी कुछ और रीज़न होगा, तो मैं चेक कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर ना मुझे गाइडेंस थी अंकल को बताने के लिए, जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स क्रिएट करे जाते हैं ऑन द नेम ऑफ बर्ड्स, और बड़ी सारी चीज़ें ना जो करी जाती हैं, उसमें लोगों को सिखाया जाता है, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर गलत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इसलिए भी मुझे इनर गाइडेंस थी कि अंकल को बताना था, अंकल बड़ा स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं ना, तो ये भी एक रीज़न था। तो अब क्या होता है कि जब ये पहले ईगल का अटैक हुआ, फिर उसके बाद में क्रो का अटैक हुआ, तो उसके बाद से मैं कैप तो रेगुलर पहन कर रखती थी। अभी तक मेरा ऑफिस आना जाना था, क्योंकि जनवरी के एंड में ये चीज़ शुरू हुई है, और 22 मार्च को लॉकडाउन लगता है। तो 21 मार्च तक मैं ऑफिस गई हूँ शायद, उसके 22 मार्च से हमारा जो घर से काम करना शुरू हो जाते सारे। तो अब ये जो बर्ड्स का अटैक था, ये बनता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रीज़न। तो अब इसमें क्या होता है, तो जैसे ही लॉकडाउन लगा है और हमें घर से काम करने के लिए बोला गया, तो मैंने ना 1 हफ्ते इंटेंशनली काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे लैपटॉप नहीं दिया था इस कंपनी में। इन्होंने बोला अभी काम कम है, थोड़े टाइम में जैसे काम ज़्यादा शुरू होगा तब हम आपको लैपटॉप असाइन कर देंगे। तो अभी तक ना मैं सिस्टम पे काम कर रही थी, तो इन्होंने बोला एक काम करो कि ना आप अपने पर्सनल लैपटॉप से काम कर लो। तो मैंने इन्हें बहाना मारा कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्सनल लैपटॉप में क्या होता है ना, फिर IT वाले अपने सॉफ्टवेयर वगैरह को डाउनलोड करते हैं, फिर और वो छेड़छाड़ होती है पर्सनल डेटा के साथ में, जो मुझे नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, तो इसलिए मैंने मना किया। तो 1 हफ्ते तक ना मैंने इंटेंशनली काम नहीं किया। तो इन्होंने बोला कि अब हम देखते हैं क्या करेंगे, कैसे हम तुम्हें सिस्टम वगैरह भिजवाएंगे या फिर लैपटॉप भिजवाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो तुम अभी। तो करते करते शायद मैंने 15 दिन निकाल दिए थे, मैंने काम करा ही नहीं। लेकिन मेरे पास ना कॉल्स जो इक्के दुक्के आते थे, जो मेरे पास ऑफिस के जो मेरे पास मोबाइल था ना, उसमें इन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह डलवा रखा था, जिसके थ्रू मुझे कॉल्स करनी और अटेंड करनी पड़ती थी US कनाडा के लिए। तो अब मुझे फिर बुरा लगा कि नहीं यार, ये गलत हो रहा है, काम खामखा हैम्पर हो रहा है, और मैं अकेली हूँ मेरे रोल में, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो फिर 15 दिन के बाद में मैं अपने लैपटॉप से काम शुरू करती हूँ। तो अब जैसे ही मैंने अपना आई थिंक लैपटॉप ऑन ही किया होगा, एंड देन जो भी और चीज़ हुई है, काम करना शुरू करा है ना, तो 15 ये बर्ड्स अटैक के जितने भी दिन के बाद में, विद इन 30 डेज टू 45 डेज़ का ही टाइम था कि जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मैं मतलब स्टार सीड होने की इन्फॉर्मेशन दी जाती है मुझे,
कि मैं स्टार सीड हूँ। अच्छा, अब जब स्टार सीड होने की इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वहाँ पर मैं सो रही थी, एक दिन ऑफिस का काम किया मैंने और आफ्टरनून का टाइम था, 12 बज के कुछ मिनट्स हो रहे थे। तो मुझे स्पेस शिप से कॉल आता है कि जो स्पेस शिप की जो आवाज़ होती है ना, एग्जैक्टली वही आवाज़ थी, और वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो मेरे मुंह से निकलता है गुड आफ्टरनून। क्यों? क्योंकि 12 बज रहे थे। मैंने कहा ओह सॉरी। अच्छा, तो ये वो वाला जो वेकअप कॉल होती है। उसके बाद से क्या होता है, जो एलियंस होते हैं जो मुझे मेरे रूम में दिखाई पड़ते हैं कि ये हैं यहाँ पर, स्पेशली वॉल्स पर दिखाई पड़ते हैं, कर्टन्स पर दिखाई पड़ते हैं, और उनकी इमेजेस मेरे रूम में हमेशा रहती हैं। तो अब जैसे ही मेरी अवेकनिंग होती है ना ये स्टार सीड के बारे में, उसके बाद में मुझे बताया गया कौन सा पर्टिकुलर स्टार सीड हूँ मैं। तो उसके ऊपर मैंने रिसर्च करना शुरू किया। तो मुझे ना कई सारी बर्थ मार्किंग्स हैं बॉडी पर। तो मैं ना चाइल्डहुड से सोचती थी ये बर्थ मार्क्स ना थोड़े अजीब हैं, बड़े अजीब हैं, देखने में थोड़े से अजीब लगते हैं मुझे। जिसमें से एक तो प्लैनेट वीनस का बर्थ मार्किंग है बॉडी पर, जो रेयरेस्ट होता है अगेन, एंड स्टार सीड से रिलेटेड मेरे बॉडी पर बर्थ मार्किंग्स हैं। मैं बर्थ मार्किंग्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जिस तरह की चीज़ें चल रही है ना प्लैनेट पे, आपको रेप्टिलियंस में भी सेम बर्थ मार्किंग्स देखने को मिल जाएंगी। आपको जो नेगेटिव सोल्स, नेगेटिव एंटिटीज़ यहाँ धरती पर होती हैं क्या नाम है इंसानी रूप में, उन पर भी सेम तरह की बर्थ मार्किंग्स मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एंटिटीज़ का जो सबसे मेन गेम है ना खेलने का, वो है कन्फ्यूजन क्रिएट करने का। अगर आपको सेम बर्थ मार्किंग किसी और इंसान की बॉडी पर दिखाई पड़ेंगी तो आप सोचोगे ना यार वो इंसान आपके जैसा है, मे बी अच्छा है। तो इसलिए मैं बर्थ मार्किंग को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ। क्यों? क्योंकि यही एक मेन रीज़न है, और ये चीज़ मैंने खुद देखी है। तो इसलिए भी मेरी गाइडेंस रहेगी। जैसे मैंने देखा है अक्सर लोगों को ना कि बड़ा क्यूरियस हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि वो इस प्लैनेट से बिलोंग करते हैं या इस तरह के स्टार सीड हैं। मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन लेना इसलिए ज़रूरी था कि जो मेरा पर्टिकुलर मुझे स्टार सीड बताया गया है उससे सारी इन्फॉर्मेशन मैच कर रही थी। जिस तरह की मैं इंसान हूँ वो सारी चीज़ें मैच करती हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड मुझे कुछ और एक्टिवेशंस करने थे, तो इसलिए पहले इन्फॉर्मेशन लेना एंड देन जाकर उन एक्टिवेशंस को करना, जो कि अगेन गाइडेड था मेरे लिए। अच्छा, अब जब मुझे स्टार सीड होने की इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वहाँ पर एक अलग सी चीज़ मुझे देखने को मिलती है कि जो मेरे ऑफिस में, अभी कुछ प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी कि एक मैस्कुलिन जो मेरी सोल को देख पा रहे थे, जो कि टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है। मैं क्या देखती हूँ कि वो भी स्टार सीड है, वो एक गैलेक्टिक बीइंग है, और उनके साथ ना 3 से 4 लोग और भी हैं जो स्टार सीड हैं, और ये अलग अलग स्टार सीड हैं सारे। ऐसा नहीं कि सारे एक ही प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हो। और ये चारों पांचों लोग ना एक दूसरे को जानते हैं कि ये स्टार सीड है। अब ऑल ऑफ अ सडन मैंने देखा कि जैसे हमारी मीटिंग्स वगैरह हो रही थी, पूरा एंटायर जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है एक ही कॉल पर था। तो वहाँ पर ये लोग सारे बड़ा ग्रैटिट्यूड में थे और इन प्लैनेट्स के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ प्रोजेक्ट्स को नाम, जो प्रोजेक्ट्स का नाम था वो उन्हीं स्टार सीड से रिलेटेड दिया गया। सो आई रियलाइज कि ये सारे अवेकन्ड हैं। बट मेरे लिए सरप्राइजिंग बात क्या थी कि मैंने कहा ये पॉसिबल भी कैसे ना, अब ये सारे एज में काफ़ी बड़े थे। तो ये पर्टिकुलर इंसान 35 to 40 ईयर्स के एज में थे जो मेरी सोल को देख पाते थे। ये गैलेक्टिक बीइंग है, और इनके साथ जो बाकी 4 लोग और जो स्टार सीड थे, जिसमें अलग अलग थे, मैं नाम किसी का नहीं बताऊंगी कौन से प्लैनेट के थे वो। लेकिन ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि ये एक दूसरे को जानते हैं, जैसे एक ग्रुप है ये एक दूसरे को सबको पता है कि ये स्टार सीड है और ये अवेकन्ड है। तो कुछ स्पिरिचुअलिटी के भी टॉपिक्स इन लोगों ने लोगों को पढ़ाने शुरू करे, इन्फॉर्मेशन देनी शुरू करी। ये किसी ने नहीं बोला कि स्टार सीड है, बट हाँ हम जैसे को तो समझ में आता ही है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब मेरी अवेकनिंग होती है, स्टार सीड का मुझे पता चलता है, तो मैंने एक चीज़ रिकग्नाइज करी। मैंने कहा यार मैं ना इस जर्नी में कभी भी अकेले नहीं रही हूँ, मेरे साथ में कुछ लोग मेरे अपने भी हैं यहाँ पर। तो जब मैं ढूंढती हूँ तो मुझे ना मेरे फ्रेंड्स में एक फ्रेंड मिलता है जो स्टार सीड है, जिसकी अवेकनिंग ना हुई है और ना कभी होगी। उसकी लाइफ की सिचुएशंस बहुत डिफरेंट है, तो उस पर कोई टॉपिक डिस्कशन नहीं होगा। लेकिन दूसरा फ्रेंड है जो सोलमेट है और स्टार सीड भी है। तो 2020 में ना उसकी लाइफ में भी बहुत बैक टू बैक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स होने शुरू हो गए थे। सो अब अवेकनिंग को एक इंसान कितना समझता है वो एक इंडिविजुअल लेवल पर ही डिपेंड करता है। तो जैसे कि ये जो दूसरा फ्रेंड था ना, जिसकी लाइफ में बैक टू बैक ये ट्रोमैटिक इंसिडेंट्स हो रहे थे, बैक टू बैक कई सारी डेथ हो गई उसके घर में, चीटिंग हुई काफ़ी सारी, और मैंने वो बर्थ मार्किंग्स बाद में देखी है उसकी बॉडी पे। तो बट हाँ ये बहुत जेन्युइन अच्छा इंसान है। लेकिन मुझे ये था कि ये तो अब अवेकनिंग से गुजरेगा, लेकिन अवेकनिंग को कोई कितना समझता है वो इंडिविजुअल लेवल पर ही डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर अवेकनिंग हुई है तो आपको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होते ही होते हैं। अब जैसे स्टार सीड से रिलेटेड मुझे बड़ी सारी और इन्फॉर्मेशन दी गई थी स्पिरिचुअल डाउनलोड की फॉर्म में।
और ये जो मैस्कुलिन जो मेरी सोल को देख पाते थे ना, तो इनके साथ भी यही सेम क्यूरियोसिटी हुई है कि इनको भी लगा, समझ में आया कि और भी लोग हैं सेम प्लैनेट से या फिर सेम गैलेक्सी से यहाँ पर धरती पर जो इनके साथ में हैं। तो इन्होंने ना एक गेम खेली है, जैसा कि इनको पता था जब ये मुझे देख पाते थे ना मेरी सोल को, उस टाइम तक इनकी भी अवेकनिंग नहीं हुई थी। तो ये 2020 की ही अवेकनिंग है इनकी। और ये बड़ा मतलब अमेजिंग जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। वो वैसे भी हाईली स्पिरिचुअल इंसान है, वो सब विजिबल था, लेकिन अवेकनिंग इनकी 2020 में होती है। बट ये हो सकता है कि वो जो 4-5 लोगों का ग्रुप था ना जो ऑलरेडी अवेकन थे, वो एज में काफ़ी थे। कोई भी कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उन सब की भी एक साथ अवेकनिंग हुई है, वो एक दूसरे को जानते हो, एक ग्रुप फॉर्म हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। बट इतना मुझे समझ में आया कि 4-5 लोग हैं जो एक दूसरे को जानते हैं कि ये स्टार सीड हैं, अलग अलग प्लैनेट से हैं। तो जैसा कि इन सर को समझ में आया ना कि मेरा भी कुछ ऐसा सही सिस्टम है कि हो सकता है कि मैं भी कुछ इसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। तो इन्होंने ना एक अलग सी ट्रिक अपनाई कि पूरे कंपनीज को कुछ कुछ बोला कि आप लोग ना जो भी सर्विसेज आप लोग करते हो, चाहे आप एनिमल को सर्व करना या फिर और कोई किसी तरह की हेल्प आप ह्यूमन काइंड को करते हो, ह्यूमैनिटी को करते हो, तो आप ना वो शेयर करो और आपकी पिक्चर्स मैंडेटरी हैं। सो दैट क्या होता है, ये इंसान हाईली स्पिरिचुअल है। इंसान मेरी सोल देख पा रहा था तो वैसे भी वो हाईली स्पिरिचुअल है, बट और भी बड़ी सारी चीज़ें नॉलेज और रिकग्नाइज करने की पावर्स इनके अंदर थी। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर मेरी पिक्चर सामने आएगी तो इस चीज़ को ये स्टडी कर पाएंगे। अब वो इतना ज़्यादा एनर्जी पुश लग रहा था कि मैं भी शेयर करूँ, बट मैंने होल्ड बैक किया कि नहीं, ये तो मैं नहीं करूँगी। तो इन्होंने भी ना गिव अप नहीं किया, 2 साल तक ये कंटिन्यू ये करते रहे। और अवेकनिंग के बाद क्या होता है, इनकी ना बैक टू बैक मेमोरीज मुझे फ्लैशबैक होने लगी। पास्ट लाइफ में क्या होता है या फिर दूसरे प्लैनेट पर हमने साथ में हमारा सेम रिलेशनशिप रहा है, एम्प्लॉय और बॉस का। तो वहाँ पर भी इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। तो वो मेमोरीज जो थी ना वो बैक टू बैक आती थी। तो हो सकता है कि इनके साथ भी कुछ ऐसा रहा हो। तो 2 साल तक तो इन्होंने इस चीज़ पे गिव अप नहीं किया कि नहीं आप लोग शेयर करो। तो इस चीज़ का वेट हो रहा था, क्या पता मैं भी कर लूँ, क्योंकि जनरली पता होता है ना अगर कोई एम्पैथ है, स्टार सीड है, तो वो इन सर्विसेज में होता है। और मैं तो हूँ चाइल्डहुड से, बट स्टिल मैंने इसलिए होल्ड बैक किया क्योंकि डिवाइन को जो कमिटमेंट दिए थे, एक तो कमिटमेंट ये था मेरा कि जिस टाइम ये 10 साल की जर्नी खत्म होगी ना, उस दिन के बाद से मैं कभी खुद को किसी को रीच आउट नहीं करूँगी। कि जैसे मैं दूसरे लोगों को हमेशा रीच आउट करती थी ना उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि लोग मुझसे बात नहीं कर सकते हैं, तो मुझे ही उस कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करना पड़ता था। तो ये कमिटमेंट था कि इस जर्नी के एंड होते ही मैं इस चीज़ पर स्टॉप लगा दूंगी। अगर आप बात करने में इंटरेस्टेड हो, आप उस लायक हो गए, तो मैं उस चीज़ पे फिर देखूंगी क्या करना है, लेकिन रीच आउट आप ही करेंगे। तो अब जिस तरह की टॉप मैनेजमेंट का ये पार्ट थे, डायरेक्टली पर्सनली ये मुझे रीच नहीं कर सकते थे, इस बात से मैं अवेयर थी और मैं रीच आउट करूंगी नहीं, क्योंकि मैंने कमिटमेंट दिया हुआ था। दूसरा ये भी था कि जैसे कि एक बात और मुझे डिवाइन ने बोली थी कि सारे टेम्परेरी पीपल हैं जो भी तुम्हें मिलेंगे इस 10 साल की जर्नी में, तो इनको भी तो मैं 2019 में ही मैं मिली हूँ, 2019 में न्यू कंपनी थी। तो मुझे था ये मेरी गेम एंड होने से पहले इनसे मैंने इंटरेक्ट किया है। तो अल्टीमेटली ये भी होंगे टेम्परेरी और मुझे किसी भी अब टेम्परेरी इंसान से कनेक्ट करना नहीं है। तीसरी एक्सेप्टेंस ये थी कि मैंने करा क्या है अब तक की लाइफ में। अगर मैं स्पेशली उन 10 सालों की बात करूं, तो चाहे मुझे घर शिफ्ट करना था या मुझे कंपनी ज्वाइन करनी थी, हर चीज़ डिवाइन की डिसाइड करी हुई थी। तो मैंने कहा मैंने करा क्या है, मैंने कहा मैं इनसे कनेक्ट करूंगी नहीं। अगर आपकी इच्छा होगी कि ये मुझसे कांटेक्ट करे या मैं उनसे कांटेक्ट करूं, तो आप उस तरह की सिचुएशन फ्यूचर में क्रिएट कर दोगे। तो मुझे यहाँ पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेना था। और यहाँ पर जैसे ही अब वो 10 साल की जो मेरी गेम थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, थोड़ा सा टाइम और रह गया था, क्योंकि जुलाई में गेम शुरू हुई थी ना, तो होनी तो एंड ये जुलाई में थी और मार्च में मेरी अवेकनिंग होती है। अब इस मार्च से लेकर और जुलाई तक और बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, वो मैं आपसे अपकमिंग वीडियो में शेयर करती हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।